Good morning, everyone. This is Dr. Neha Rani, Assistant Professor of Commerce in Government College. My topic of presentation is Financial Statement Analysis. जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। इवन इसके तीन पार्ट्स हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट बताएगा कि एक्चुअल में बिजनेस के पास कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं किसी डे पे जिस दिन वो प्रिपेयर की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताएगा कि बिजनेस कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कि बिजनेस के पास कौन कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से फंड्स कलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से रिसोर्सेज है जहाँ पर फंड यूटिलाइज किया जाता है। एज वी नो कि बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन बेसिस पे बनाई जाती है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कहाँ से फंड लेके आया और कहाँ से यूटिलाइज किया उसने फंड अंडर डिफरेंट दीज थ्री एक्टिविटीज। बट द एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की क्या है ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं देख पाते, क्योंकि उसकी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। इसलिए वहां पर जरूरत होती है हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करने की। So the financial process is the process of identifying the financial strength and weakness of the firm by properly establishing relationship between the item of balance sheet and profit and loss account. So financial analysis हमें बताएगा कि हमारे बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हम उसको डीपली एनालाइज करेंगे बैलेंस शीट की और पीएनएल की कुछ स्टेटमेंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके, बिकॉज वी नो whether the profit which our statement is showing is accurate or not. So the term financial statement is also known as analysis of an interpretation of financial statements, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे बैलेंस शीट का, पीएनएल का और अदर ऑपरेटिव डाटा का थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स। So other definition of financial statement analysis is that analysis, comparison and interpretation of financial data to achieve the desired result. Because we want to know the actual result and we want that whether we are achieving the desired result or not. So हम इसलिए analysis का use करते हैं। अब बहुत सारी interested parties होती हैं, बहुत सारे stakeholders होते हैं जो हमारे business की financial position को जानना चाहते हैं, actual financial positions को। They also interested in analysis of financial statement. So जो different parties हैं वो है trade creditors, supplier of long term debt, investors, management, government and public. क्रेडिटर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें बिजनेस को माल सप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बात जानना चाहते हैं कि क्या बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सप्लायर्स जो हमें लोन देते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या बिजनेस की इतनी फाइनेंशियल पोजीशन है कि वो हमारा इंटरेस्ट पे कर पाए या फिर प्रिंसिपल अमाउंट को टाइमली पे कर पाएंगे। इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि क्या उनको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे वांट डिविडेंड रेगुलरली। If firm is not capable to pay dividend then they wouldn't invest in that firm. So investor जानना चाहते हैं एक्चुअल में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है उनकी डिविडेंड को पे करने की। मैनेजमेंट जानना चाहती है कि बिजनेस स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है जिससे हम बिजनेस को स्मूथली चला पाए, या फिर हमारा बिजनेस अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो क्या रीजन है जिसकी वजह से हम एक्चुअल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। दे वांट टू टेक करेक्टिव एक्शंस इन दो सिचुएशंस, सो उसके लिए डीप एनालिसिस की जरूरत है। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि जो बिजनेस टैक्स पे कर रहा है उसके लिए वो एक्यूरेट प्रॉफिट को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू इनकम टैक्स है। अगर बिजनेस अपना प्रॉफिट हाइड कर रहा है, इफ दे आर नॉट शोइंग देयर एक्चुअल पोजीशन देन टैक्स विल बी ओवर और अंडर। सो नेक्स्ट इज पब्लिक वांट टू नो दैट what type of activities business is doing for fulfilling their social responsibility। क्या पब्लिक सेटिस्फाइड है, क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस नहीं कर रहा है, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्चुअल पोजीशन जानना चाहते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ताकि वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज कर सके। Then what's the need for financial statement? Because everyone wants to know the actual profit and actual loss of the business. Everybody wants to know what is the actual status of assets and liabilities of the business, what is the actual financial condition of the business, what is the actual profitability position of the business. Profitability here shows gross profit, net profit, and gross profit, net profit, net profit after tax, net profit before tax. They also they also want to know the operating efficiency of the firm, whether business is going operationally in profit or not. After this,
What are the objectives of financial analysis? First is resources used most efficiently and effectively. वो जानना चाहते हैं कि resources को maximum utilize किया गया है या नहीं किया गया. क्या business honor its current obligation, अपनी current obligation देने के liable है या नहीं है in future. Debt servicing ability क्या है? क्या business long term obligations को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. क्या बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है या नहीं है बिजनेस के पास. क्या बिजनेस रिस्क को फेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. प्रॉफिट रिटेंशन पॉलिसीज कौन सी है, क्या क्या बिजनेस ने रिटेन किया है और क्या क्या फ्यूचर में डिविडेंड दे सकते हैं. डिविडेंड ऑब्लिगेशंस कितनी है, कितने हद तक वो अपना डिविडेंड देने में सक्सेसफुल है. प्रेडिक्टिंग ग्रोथ रेट ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट और इनकम हो सकता है. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे वांट टू नो वेदर बिजनेस हैव ऑल दीज कैपेबिलिटीज और नॉट. So they analyze their financial statement by through analysis. After this, why financial analysis, statement analysis? सिर्फ financial accounts को देखने से ये पता नहीं चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई है या उनसे ड्रॉ किए गए हैं वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं है. वो सिंगल हैंडेड इंफॉर्मेशन, फुल सिंगल हैंडेड इंफॉर्मेशन फुली एप्लीकेबल नहीं है उस बिजनेस में, कुछ उसमें विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है. तो देयर इज नीड ऑफ प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सके फर्म की परफॉर्मेंस को जानने में. तो ये इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को बताती है कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी और फाइनेंशियल पोजीशन आज क्या है और इन फ्यूचर क्या फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है इस बिजनेस की. ये सब चीजें जानने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करता है. There are many types of financial analysis. When we say on the basis of material use, there is two type of analysis: external analysis and internal analysis. On the basis of modus operandi methods, there is horizontal analysis and vertical analysis. First one is on the basis of material used. External analysis is जो किया जाता है वो बाहर के लोगों द्वारा करवाया जाता है. It's carried out by outside or of the business like investors हो गए, credit agencies होगी, government agencies होगी, creditors होगी. जो internal reports उनको नहीं मिल पाते हैं और सिर्फ वो publish accounts पे depend हो जाते हैं, तो they want an analysis of that financial statements. इंटरनल एनालिसिस वो पसंद कराते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स को, लाइक हमारी मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, जो उनको पावर दी गई है इस चीज को कि वो ताकि प्रॉपरली मैनेजमेंट कर सके. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग केम, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पोस्ट अकाउंटिंग सफिशिएंट नहीं था मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया और इसीलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं ताकि वो करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजंस ले सके. On the basis of modus operandi, there are two methods, that is horizontal and vertical. जब data relating to more than 1 year compare with the other year standard or base year expressed as percentage changes dynamic analysis. जब हम एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपेयर करते हैं तो वो इंटर ईयर कंपैरिजन, जो हम इंटर फर्म कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, वो सब मेथड होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. और वर्टिकल एनालिसिस जब हम एक बिजनेस के फर्म में टोटलिटी से कंपैरिजन करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर डिपार्टमेंट कंपैरिजन करते हैं, तब वो कहलाएगा वर्टिकल एनालिसिस. व्हेन वी वांट टू नो द शेयर ऑफ डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इन कंपैरिजन टू टोटल सेल्स, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस. व्हेन वी वांट टू द चेंज इन profit, change in expenditure during 2 years to span of period, then that is horizontal analysis. After this, I will show horizontal analysis. This is an example of Grace Corporation profit and loss account of 2012 and 2011, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स, फुल P&L अकाउंट है, जिसमें हमने एक कॉलम में दिखाया 2012 के डेटा को और एक कॉलम में दिखाया हमने 2011 के डेटा को. देन वी विल से द चेंज अमाउंट, कितना चेंज है उन दोनों में. अमाउंट होगा 2012 और 2011 का डिफरेंस
और ये हमें बताएगा कि 2011 के कंपैरिजन में 2012 में कितना चेंज आया है या नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मेरी नेट सेल 2012 में 2 लाख है और 2011 में 1 लाख है, तो मेरा अमाउंट का चेंज है 1 लाख पॉजिटिव। एंड परसेंटेज ऑफ चेंज हम निकालेंगे बेस ईयर से, तो हमारा चेंज कितना हो गया, 1 लाख बटे 1 लाख गुना में 100, मतलब हमारा परसेंटेज इंक्रीज 100% है 2011 से 2012 का। इसी तरह हम हर आइटम कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। ये हमें जानने में हेल्प करेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारे बढ़े हैं और जिनकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हमें उन एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद बैलेंस शीट, हम कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बैलेंस शीट का भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आता है शेयर होल्डर फंड्स आते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फिर लायबिलिटीज आती है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज आती हैं। Then we talk about assets, fixed assets, investment, current assets, inventory, debtor, cash, other current assets. इसमें हम बताएंगे, लास्ट स्लाइड में हमने बताया कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी में कितना चेंज है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं एक साल से दूसरे साल के कंपैरिजन में हमारे शेयर होल्डर फंड्स कितने बड़े हैं, एसेट्स कितनी बढ़ी है, लायबिलिटीज कितनी बढ़ी है। अगर हमारी लायबिलिटी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ रही है और एसेट सेम है, इट मींस हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ चुकी है और एसेट एज इट इज है। सो वहां पे भी हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। हमने कितना अमाउंट डेट का इन्वेस्ट कर रखा है, कितना हमने इक्विटी का इन्वेस्ट कर रखा है, इससे हम अपने पोर्टफोलियो को, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को भी करेक्ट कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कॉमन साइंस स्टेटमेंट। हम पिछले में कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे थे क्योंकि हम 2 ईयर का कंपैरिजन कर रहे थे। अब हम कॉमन साइंस स्टेटमेंट की बात करते हैं, जहां पे हम टोटलिटी से परसेंटेज निकालने की कोशिश करें। कंपैरेटिव का यूज हम इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए भी कर सकते हैं और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए भी कर सकते हैं। जब मैं एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर कर रही हूँ, दैट इज कंपैरेटिव एनालिसिस। और जब मैं एक कंपनी के अंदर ही 2-3 सालों का कंपैरिजन कर रही हूँ, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। अब बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की। हम कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एनालिसिस कर सकते हैं और बैलेंस शीट भी एनालिसिस करते हैं। जब हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल सेल्स के कंपैरिजन में कितना है। तो यहाँ हम नेट सेल्स को बेस लेके चल रहे हैं, हमारी सेल्स जो है वो 100 है और बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो उसके प्रोपोर्शनेट निकलेंगे। जैसे कि हम बात करें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हमने बोला हमारी नेट सेल्स 2 लाख है और 1 लाख है। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे 40,000 और 25,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम 2012 में देखेंगे कि हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो 40,000 है 2 लाख के, वो उसके 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 से निकलेंगे। और जब मैं 2011 की बात कर रही हूँ तो मैं निकाल रही हूँ 25,000 बटे 1 लाख गुना में 100, मतलब वो 25% है और अगले साल वो बढ़ के कुछ और परसेंट हो गया। तो लेकिन इसका रिलेशन निकालने के बाद हमें क्या पता चला कि हमारी सेल्स 1 लाख से 2 लाख हो चुकी है। तो हमें ये एनालाइज करना है कि क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। जबकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं लेकिन हमारी इनकम सेल्स उस रेशो से नहीं बढ़ी है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि टोटलिटी में हमारे एक्सपेंडिचर कितने बढ़े हैं और उसके कारण हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। सेम हेयर वी कैन डू के कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर बैलेंस शीट, जैसे कि शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। हम यहाँ पे भी कंपैरिजन करेंगे टोटलिटी से। यहाँ टोटलिटी का मतलब टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज है। हम हर एक एसेट को टोटल एसेट के कंपैरिजन में निकालेंगे और हर एक लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी के कंपैरिजन में निकालेंगे कि हमारी जो टोटल एसेट्स है, जो सिंगल फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में बढ़ रही है, घट रही है। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने 2 साल का डेटा लिया है। अगर मेरा 2011 से 2012 में परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स के प्रोपोर्शन में बढ़ी है। अगर मैं बोलूं कि मेरे सिक्योर्ड लोन टोटल लायबिलिटी के प्रोपोर्शन में बढ़े हैं और इनसिक्योर्ड लोन, हमारे सिक्योर्ड लोन बढ़े हैं और अनसिक्योर्ड लोन भी बढ़े हैं, इट मींस हम बोलेंगे कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जबकि हमारे शेयर होल्डर फंड नहीं बढ़ रहे हैं, वो
सेम कंसिस्टेंसी पे है। तो हमारा यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है टोटल लाइबिलिटी के, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, और हमारे शेयर होल्डर्स फंड कम हो रहे हैं। इट मींस हाँ, ये हमारी बिजनेस की रिस्की पोजीशन को दिखाता है कि हमारे 2011 के कंपैरिजन में 2012 में हमारे बिजनेस के शेयर होल्डर फंड्स कम हो रहे हैं और हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो after this there are many techniques of financial analysis, like अभी मैंने बताया comparative statement, common size statement analysis, trend analysis, ratio analysis, fund flow statement, cash flow statement, cost volume, profit analysis.